चैप्टर 121। ये हमारा डाइवोर्स करवाना चाहता है। यक्षित ने कस के अपने जबड़े भींच लिए। वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हुए शांत होकर बोला, उससे पहले क्या बोला था? मम्मा से पहले। ये सुनकर अव्यान मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, बू बू। ये कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियों को वापस मुंह में भर लिया। उसका जवाब सुनकर यक्षित उसे बुरी तरह घूरने लगा। उसने एक गहरी सांस भरी और गुस्से से कहा, यूं तुम पिद्दी जितने भी नहीं हो और यक्षित ओबेरॉय से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। उसने इतना ही कहा था तभी पीछे से उनके कानों में अविष्का की आवाज पड़ी, यक्षित आप फिर से मेरे बच्चे को डांट रहे हो। आपको इस मासूमियत पर भी तरस नहीं आता है क्या? कितना मासूम बच्चा है मेरा और आप इसे डांट रहे हो? ये सब कहते हुए अविष्का यक्षित के पास आई और गुस्से से उसे घूरने लगी। लेकिन वही उसकी ये बात सुनकर यक्षित की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से अविष्का को देखते हुए बोला, किस एंगल से ये तुम्हें मासूम लगता है? ये बड़ा टंज है। तुम्हें नहीं पता है ये इतनी देर से मुझे कितना परेशान कर रहा था और ऊपर से मिल्क भी नहीं पी रहा है। इसे एक बात समझा दो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे तुम्हारे बूबीस नहीं पीने दूंगा। ये कहते हुए उसने अव्यान को देखा जो फीडिंग बोतल को अपने मुंह से लगाए अच्छे बच्चे की तरह दूध पी रहा था। ये देखकर यक्षित एक पल के लिए एकदम से हैरान रह गया। वो पिछले आधे घंटे से अव्यान को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये जनाब दूध पीने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे थे और अब अपनी मम्मा को देखते ही इतना शरीफ बन रहा था जैसे इससे ज्यादा शरीफ इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं। अविष्का ने एक नज़र अपनी प्यार भरी नजरों से अव्यान को देखा और फिर यक्षित पर गुस्सा करते हुए बोली, यक्षित इतने बड़े होकर आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? देखिए मेरा बच्चा आराम से मिल्क पी रहा है जबकि ये कभी फीडिंग बोतल से फीड नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसने आपकी बात मानकर फीडिंग बोतल से फीड कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे डांट रहे हो। आपको अपने ही बेटे से इतनी प्रॉब्लम क्या है? आपकी हरकतों से मुझे लगता है कि आप सच में मेरे बच्चों से प्यार नहीं करते हो। आपको सिर्फ मुझसे मतलब है और इसलिए ही आप ये सब झेल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। ये सब कहते हुए अविष्का की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसकी बातें सुनकर यक्षित का दिमाग घूम गया। वो अपनी दोनों भौहें आपस में उठाते हुए बोला, अविष्का तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? ये तुम्हारे अकेली के नहीं मेरे भी बच्चे हैं और मैं इनका बुरा क्यों चाहूंगा, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं ही सकता है। ये हमारा डाइवोर्स करवाना चाहता है, इसलिए तुम्हें भड़का रहा है। मुझे इसका सारा प्लान समझ आ रहा है। यू लिटिल पैकेट, तुम अपने प्लान में कभी सक्सेस नहीं होगे। तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हारे बाप की है, समझे? ये कहते हुए वो बुरी तरह अव्यान को घूर रहा था। लेकिन वही अविष्का हैरानी से यक्षित को घूर रही थी। वो गुस्से से बोली, आपका दिमाग हिल चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको सच में लगता है अव्यान जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है वो हमारा डाइवोर्स करवाना चाहता है? एक सेकंड, कैसा डाइवोर्स? हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, इसलिए डाइवोर्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाने बंद करो। ये बोलकर उसने युवांशी को यक्षित की गोद में दिया और फिर उसकी गोद से अव्यान को लेते हुए बोली, बेबी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ आपको कौन डांटता है। चलिए मैं आपको फीड करा देती हूँ। ये सब कहते हुए वो वहीं सोफे पर बैठ गई और अपनी शर्ट के बटन खोल अव्यान को अपने सीने से लगा फीड कराने लगी। उसकी नजरें यक्षित पर टिकी हुई थी। वो बुरी तरह उसे घूर रही थी। वही युवांशी मासूमियत से कभी यक्षित को देखती तो कभी अविष्का को। अव्यान को फीड करता देख यक्षित का चेहरा काला पड़ गया। वो बुरी तरह अविष्का को घूर रहा था लेकिन तभी उसकी नजरें अव्यान पर पड़ी जो उसे देखते हुए जल्दी जल्दी फीड कर रहा था।
इस वक्त उसके फेस पर डेविल स्माइल थी जो अंदर ही अंदर यक्षित का खून जला रही थी। यक्षित ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। उसने अविष्का की तरफ देखा और गुस्से से दांत पीस कर बोला, अब देखो इसे, ये कैसे मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। ये सुनते ही अविष्का ने अव्यान के चेहरे को देखा जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 122। वो तुम्हारी बहन का पति है। अव्यान की बंद आंखें देखकर अविष्का ने घूर कर यक्षित को देखा और गुस्से से बोली, आप फिर से झूठ बोल रहे हो। मेरा बच्चा तो शांति से फीड कर रहा है। कितना मासूम है मेरा बेटा और आप बेवजह इसे अपने जैसा बनाना चाहते हो। ये सुनकर अब यक्षित का दिमाग घूम गया। वो गुस्से से उठा और अविष्का के पास आते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम्हें तो मैं रात को बताऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी पहले इससे निपट लूं। ये कहकर उसने अव्यान को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, लिटिल पैकेट, तुम एक बार ओबेरॉय मेंशन चलो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी मॉम को अपने कंट्रोल में करता हूँ। ये कहते हुए वो अव्यान और युवांशी को अपनी गोद में लिए रूम की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर अविष्का जल्दी से अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, ये आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर यक्षित वैसे ही रूम में जाते हुए बोला, आधे घंटे में हमें निकलना है, इसलिए लिटिल पैकेट को रेडी करने जा रहा हूँ और साथ में अपनी एंजल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। ये सुनकर अविष्का जल्दी से बोली, मैं और बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको जाना है तो जा सकते हो। लेकिन अब तक यक्षित अपने रूम में जा चुका था, इसलिए उसने अविष्का की बात नहीं सुनी। वही अव्यान जोर से मम 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 चिल्लाए जा रहा था। इधर दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अभिजीत जी इस वक्त सोफे पर गहरी सोच में बैठे थे। तभी आरती जी कॉफी का कप लेकर उनके पास आई और कप को टेबल पर रखते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ये सुनकर अभिराज जी ने उनकी तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोले, अविष्का को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहाँ होगी। हम तो ठीक से उससे माफी भी नहीं मांग पाए थे। आरती जी, सब हमारी ही गलती है। आज हमारी वजह से हमारी बेटी हमसे इतनी दूर है कि उसके वापस आने की कोई होप नहीं है। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में अविष्का को देखने की तड़प साफ नजर आ रही थी। उनकी बात सुनकर आरती जी धीरे से बोली, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अविष्का कभी ना कभी जरूर लौट कर आएगी और तब हम उससे माफी मांग लेंगे। ये सुनकर अभिराज जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी वहां निया और अभिराज जी की तरफ देखकर बोली, डैड मैं ऑफिस जा रही हूँ। यक्षित शायद आज वापस आ जाएगा, इसलिए मुझे सारी फाइल्स कंप्लीट करनी है। उसकी ये बात सुनकर अभिराज जी ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के गुस्से से कहा, यक्षित तुम्हारा बॉस है, इसलिए उसे सर बोला करो, और हाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो तुम्हारी बहन का पति भी है, सो अपनी नजरों को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना। ये सुनकर निया ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हुए बोली, डैड आप जैसा सोच रहे हो वैसा यक्षित को लेकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तभी आरती जी बीच में बोली, और कुछ होना भी नहीं चाहिए। पहले ही तुम्हारी वजह से अविष्का ने बहुत कुछ खोया है। अब हम नहीं चाहते वो और कुछ खोए। वो तो अविष्का का बड़पन था कि तुम्हें जेल में नहीं डलवाया, वरना आज शायद तुम यहाँ खड़ी नहीं रहती। ये सुनकर निया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोली, मॉम आप ये सब कैसी बातें कर रही है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैंने उस वक्त कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप उसके लिए अब क्या मुझे पूरी लाइफ टाइम ब्लेम करेंगी? ये सब बोलते हुए वो नकली आंसू बहाने लगी।
उसकी बात सुनकर आरती जी और अभिराज जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ नहीं बोलता देख निया रोते हुए तेज कदमों से बाहर चली गई। वो अभी भी यक्षित की कंपनी में काम करती थी। यक्षित अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ इंटरफेयर नहीं करता था, इस वजह से निया अभी तक उसकी कंपनी में टिकी हुई थी। निया को पता था कि उसकी एक गलती और वो ओबेरॉय इंडस्ट्रीज से बाहर हो जाएगी, इस वजह से वो बहुत ध्यान से सब काम करती थी। इधर दूसरी तरफ अविष्का, यक्षित और दोनों बच्चे इस वक्त यक्षित के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। युवांशी और अव्यान अब तक सो चुके थे, इसलिए यक्षित ने उन्हें प्राइवेट रूम में बेड पर सुला दिया था। वहीं अविष्का शीट पर बैठी अपने सामने बैठे यक्षित को बुरी तरह घूर रही थी। उसके हाथ और पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे और होंठों पर टेप लगी हुई थी। अविष्का उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, इसलिए यक्षित जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांधकर अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी यक्षित अविष्का के पास आया कि उसके चेहरे को देखते हुए बोला, वाइल्ड कैट, यू नो ना कि तुम यक्षित ओबेरॉय से नहीं भाग सकती हो। तुम मेरी हो और मेरी चीजें मुझसे दूर रहे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों को अविष्का की गर्दन पर सेंशुअली तरीके से चलाते हुए नीचे की तरफ लाने लगा, जिससे अविष्का ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 123। यक्षित और अविष्का। यक्षित की उंगलियां धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकती हुई अविष्का के पेट के पास आकर रुक गई। उसकी नजरें अविष्का के चेहरे पर टिकी थी, जिसकी सांसें उसके टच से गहरी होने लगी थी, जिसे देखकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने धीरे से अविष्का की मुंह की टैब को निकाल दिया और उसके हाथ खोलते हुए बोला, अब तुम्हें खोल सकता हूँ क्योंकि अब भगाने के कोई चांस नहीं है। लेकिन वही मुंह की टैब हटते ही अविष्का गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने गुस्से से यक्षित से अपना हाथ छुड़वाया और उसके चेहरे की तरफ देखकर दांत पिसते हुए बोली, मैंने आज तक आप जैसा घटिया आदमी नहीं देखा यक्षित। इतना सब करने के बाद भी आपके चेहरे पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। इनफैक्ट आप मुझे किडनैप करके जबरदस्ती अपने साथ ओबरॉय मेंशन लेकर जा रहे हो। उसने इतना ही कहा था, लेकिन तभी यक्षित का फोन रिंग होने लगा, जिसकी आवाज सुनकर अविष्का और यक्षित दोनों की नजरें फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन पर जूही नाम शो हो रहा था। इस नाम को देखते ही अविष्का ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। इनके फोन पर इस जूही का कॉल क्यों आ रहा है, और वो भी इस वक्त? कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यक्षित सिर्फ मेरे है। आई नो हमारे बीच अभी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से जुदा भी तो नहीं है, अविष्का ने मन ही मन खुद से कहा। लेकिन तभी यक्षित ने फोन उठाया और वो जूही से बात करने दूसरी तरफ चला गया, जिसे देखकर अविष्का मुंह बनाते हुए बोली, ऐसी भी क्या बात है जो ये मेरे सामने नहीं कर सकते हैं? जरूर कुछ पर्सनल बात होगी, तभी तो मेरे सामने नहीं कर रहे हैं। ये सब कहते हुए उसे अंदर ही अंदर यक्षित को खोने का डर लगने लगा था। वो जूही से इनसिक्योर फील कर रही थी। कुछ देर बात करने के बाद यक्षित वापस अविष्का के पास आया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, लिसन अविष्का, आई नो मुझसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए ना। उस वक्त मुझे बेबी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें अबॉर्शन के लिए फोर्स किया, लेकिन अब जब हमारे बेबी इस दुनिया में आ गए हैं तो मैं उनके लिए वो सब करना चाहता हूँ जो एक बाप करता है, लेकिन मैं लिटिल पैकेट को तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे पास ही रहेगा और नहीं वो तुम्हारा मिल्क पिएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद। ये कहते हुए उसने अपना हाथ अविष्का के पेट को अपने हाथ से धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगा, जिससे अविष्का की हल्की सी सिसकी निकल गई। वो अपने होंठों को बाइट करते हुए बोली, यक्षित, आपका पागलपन मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है। आप ऐसी बातें करते हैं तो सच में मुझे डर लगता है।
आई डोंट नो आप सच में मेरे लिए इतना पजेसिव है या फिर आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जो भी है आप भी किसी दूसरी लड़की से बात नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है आप पहले भी मुझ पर ध्यान नहीं देते थे और अभी नहीं देते हो। मुझे आपकी सारी अटेंशन चाहिए है। उसकी ये बात सुनकर यक्षित का हाथ जो उसके पेट को धीरे धीरे सहला रहा था वो रुक गया। उसने नजरें उठा अविष्का के चेहरे को देखा जिस पर मदहोशी साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी यक्षित डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता हूँ? मुझे तुम्हारे चेहरे से लेकर हर एक बॉडी पार्ट का अच्छे से पता है कि कहाँ क्या है। मैं तुम्हारी बॉडी के हर एक मार्क को आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता हूँ तो चलो अब ध्यान देकर बताता हूँ। ये कहते हुए उसने एकदम से उसके शर्ट को 2 टुकड़ों में फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। उसकी इस हरकत पर अविष्का की आंखें शॉक से बाहर आने को हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अब मैं क्या पहनूंगी? ये सुनकर यक्षित अपनी इंटेंस नजरों से उसकी अपर नेकेड बॉडी को देखते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड काफी रिच है। तुम्हारे लिए कपड़ों की पूरी शॉप खरीद सकता हूँ। फिर ये तो एक शर्ट है। तुम्हारे एक्स्ट्रा कपड़े प्राइवेट रूम में रखे हैं, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करो और सिर्फ मुझ पर ध्यान देना है। ये कहकर यक्षित ने बिना अविष्का को मौका दिया उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया। अविष्का के मुंह से मोर्निंग आवाजें निकलने लगी, जिन्हें सुनकर यक्षित ने अविष्का को अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया और अपना एक हाथ पीछे ले जा उसके पीठ पर अपने उंगली को फेरने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 124 डर्टी माइंड इमोशन। यक्षित अपनी इंटेंस नजरों से अविष्का के होठों को घूर रहा था। अगले ही पल उसने बिना वक्त गवाए उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। अविष्का की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के यक्षित के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाए सिसक रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। लगभग 20 मिनट बाद यक्षित ने अविष्का के होठ को छोड़ा और नजरें उठा उसके चेहरे को देखा जो इस वक्त पूरा लाल हो रखा था। यक्षित अपने एक हाथ से उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए बोला, वाइल्ड कैट, आई वॉन्ट यू ऑल राइट नाउ। ये कहते हुए वो अविष्का की पेंट के बटन खोलने लगा, जिसे महसूस कर अविष्का की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाते हुए यक्षित का हाथ पकड़कर बोली, नो, हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। रात की वजह से अभी भी मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। अभी अगर आप शुरू हुए तो मेरा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ओबरॉय मेंशन चलूं तो मुझे छोड़ दीजिए, वरना। ये सब कहते हुए उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रखा था, जिसे देखकर यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यू रियली वॉन्ट मी टू डू नथिंग, बट तुम्हारे ये ब्लश करता चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। डोंट वरी, तुम्हारे सारे इमोशन को मैं रात में पूरी तरह फुलफिल करूंगा। अभी के लिए छोड़ रहा हो। ये कहते हुए उसने अविष्का का हाथ अपने हाथ से हटाया और उसके गाल को सहलाते हुए आगे बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी वो स्माइल देखकर अविष्का डरते हुए बोली, यक्षित, अब आपके इस डर्टी माइंड में क्या चल रहा है राहा? उसने इतना ही कहा था तभी उसकी हल्की सी चीख निकल गई। तो यक्षित एक नजर अपने मुंह को देखता है, जिससे वो अविष्का के गाल को अपने मुंह में भरा हुआ था। अगले ही पल यक्षित ने अपने मुंह की मूवमेंट शुरू कर दी, जिससे अविष्का बुरी तरह सिसकने लगी। अपने सर को शीट पर रब करने लगी और होंठों को दांतों तले दबा अपनी आवाजों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन यक्षित की हरकतों की वजह से उसकी आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अपने गाल पर गुदगुदी होती हुए महसूस हो रहा था और साथ साथ उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो अपनी आंखें बंद किए सर को शीट पर इधर उधर कर रही थी। यक्षित की नजरें अविष्का के चेहरे पर टिकी हुई थी,
लगभग 10 मिनट बाद यक्षित उसके गाल को छोड़कर उसके अपर लिप पर किस करते हुए बोला, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहते हुए वो उसके रेड हो चुके गाल को सहलाने लगा। उसकी बात सुनकर अविष्का ने अपनी आंखें खोल घूर कर उसे देखा और फिर एकदम से उसे धक्का दे सीधा वॉशरूम में चल गई। यक्षित शीट पर बैठा डेविल स्माइल करते हुए जाती हुई अविष्का को देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद चॉपर एक बिल्डिंग के ऊपर आकर उतरा। यक्षित अव्यान और युवांशी को अपनी गोद में लिए बाहर आया और उसके पीछे अविष्का। लगभग 10 मिनट बाद वे चारों कार के अंदर बैठे थे। अव्यान और युवांशी अभी भी सो रहे थे। युवांशी यक्षित के पास थी और अव्यान अविष्का के पास। अविष्का अव्यान को अपने गोद में संभाले बैठी चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। 2 साल बाद वो वापस उसी जगह आ गई थी जहां से निकल कर गई थी। इस वक्त वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि ओबेरॉय मेंशन के लोग उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। युवांशी और अव्यान फैमिली में कैसे रहेंगे। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी यक्षित ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अविष्का एक पल के लिए चौंक गई। उसने नजरें झुका एक नजर अपने और यक्षित के हाथ को देखा और फिर कन्फ्यूजन से यक्षित के चेहरे को देखने लगी। आई एम विद यू, यक्षित ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ये सुनकर अविष्का कुछ पल उसे देखती रही और फिर बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 125। अविष्का और बच्चों का ओबरॉय मेंशन आना, बटा तुम अविष्का के साथ नहीं रहोगे। अविष्का अव्यान को अपने गोद में संभाले बैठी चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। 2 साल बाद वो वापस उसी जगह आ गई थी जहां से निकल कर गई थी। इस वक्त वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि ओबेरॉय मेंशन के लोग उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। युवांशी और अव्यान फैमिली में कैसे रहेंगे। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी यक्षित ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अविष्का एक पल के लिए चौंक गई। उसने नजरें झुका एक नजर अपने और यक्षित के हाथ को देखा और फिर कन्फ्यूजन से यक्षित के चेहरे को देखने लगी। आई एम विद यू, यक्षित ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ये सुनकर अविष्का कुछ पल उसे देखती रही और फिर बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। लगभग 10 मिनट बाद यक्षित की कार ओबेरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकी। अविष्का और यक्षित दोनों साथ में बाहर आए। अविष्का चुपचाप खड़ी मेंशन को देख रही थी जो आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। अविष्का को एकटक मेंशन को देखता देख यक्षित बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देखकर बोला, चले। ये सुनकर अविष्का ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों साथ में मेंशन के डोर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे अविष्का अपने कदम बढ़ा रही थी उसके दिल के धड़कने और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। वह दोनों जैसे ही मेन डोर से अंदर कदम रखने को होते हैं तभी उनके कानों में किसी की रौबदार आवाज पड़ी, जहां हो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही यक्षित और अविष्का के पैर हवा में ही रुक गए। उन्होंने नजरें उठा सामने देखा जहां पूरा ओबरॉय परिवार खड़ा था। उन दोनों ने वापस अपने पैर पीछे ले लिए और चुपचाप उन सबको देखने लगे। सुनीता जी, सविता, राज जी, निरंजन जी, जूही और रेहान के साथ में निया खड़ी उन दोनों को देख रही थी। सबकी नजरें यक्षित और अविष्का से होते हुए उनकी गोद में मौजूद अव्यान और युवांशी पर पड़ी जो इस वक्त कसमसा रहे थे। शायद वो उठने वाले थे। अव्यान अपने हाथ से आंखों को रब कर रहा था और युवांशी अपनी नाक को यक्षित के सीने पर रब करते हुए कसमसा रही थी।
देहरादून से आज यक्षित वापस आने वाला है। ये खबर मिलते ही निया एक फाइल के बहाने ओबेरॉय मेंशन आ गई थी और तभी से वो यक्षित के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी अपने सामने का नजारा देखकर वो एकदम से शॉक्ड रह गई। अविष्का को देखते ही उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली, लेकिन वही दोनों बच्चों को देख सब एकदम से हैरान थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अविष्का ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सबकी नजरें अव्यान और युवांशी पर टिकी हुई थी। तभी सुनीता और सुबीता जी जल्दी से उनके पास आई और हैरानी के साथ बोली, यक्षित ये सब क्या है? तुम दोनों की गोद में बच्चे कैसे हैं? तुमने तो बताया था कि तुम अविष्का को अपने साथ लेकर आ रहे हो, लेकिन तभी यक्षित बीच में बोला, मॉम ये दोनों बच्चे मेरे हैं। अविष्का को जुड़वा बच्चे हुए थे। उसका ये जवाब सुनकर सब एकदम से हैरान रह गए। सबकी नजरें अब अविष्का पर आकर टिक गई, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रही थी। सबिता जी अविश्वास से बोली, अविष्का यक्षित जो बोल रहा है वो सच है। ये दोनों हमारे घर के वारिस हैं, हमारे बच्चे हैं। ये कहते हुए उनकी आंखों में पानी आ गया। उनकी धुंधली नजरें अव्यान और युवांशी पर टिकी थी। अव्यान जग चुका था और वो टुकुर टुकुर अविष्का के चेहरे को देख रहा था। बस उसे अपने पास अविष्का चाहिए होती थी, जो कि अभी उसके पास थी। इसके अलावा उसे किसी से मतलब नहीं होता था। सबिता जी का सवाल सुनकर अविष्का ने धीरे से अपनी पलकें हाँ में झपका दी। उसका जवाब सुनकर सुबीता जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो अविष्का ने उनकी गोद में अव्यान को दे दिया। सुनीता जी ने से यक्षित की गोद से अपनी पोती को लेना चाहा, लेकिन तभी यक्षित ने युवांशी को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें घूरते हुए बोला, दिस इज माई डॉटर एंड शी विल स्टे ओनली विथ मी नाउ। ये सुनकर सुनीता जी के साथ सब एक पल के लिए हैरान रह गए। अविष्का भी हैरानी से यक्षित को देख रही थी। तभी सुनीता जी उसे घूरते हुए बोली, तेरी बेटी बाद में है, पहले हमारी पोती है, और अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें अविष्का के साथ नहीं रहने देंगे। वैसे भी तुमने हमारी अविष्का के साथ जो किया है उसके बाद हम तुम्हें वैसे भी अविष्का के साथ नहीं रहने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 126। अविष्का को देखकर निया की जलन बटा कड़वी बातें। तभी सुनीता जी उसे घूरते हुए बोली, तेरी बेटी बाद में है, पहले हमारी पोती है, और अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें अविष्का के साथ नहीं रहने देंगे। वैसे भी तुमने हमारी अविष्का के साथ जो किया है उसके बाद हम तुम्हें वैसे भी अविष्का के साथ नहीं रहने देंगे। अविष्का बेटा, हमने तुम्हारा रूम अलग से रेडी करवा दिया है। अगर तुम अकेले रहना चाहती हो तो उस रूम में रह सकती हो। वैसे भी यक्षित तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। जुड़वा बच्चों को जन्म देना कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए, और उस वक्त इन जनाब ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और अभी बोल रहा है मेरी बेटी। ये तेरी बेटी नहीं, सिर्फ अविष्का की बेटी है, समझे? इसलिए ज्यादा पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने जबरदस्ती यक्षित की गोद से युवांशी को ले लिया। वही दादी की बात सुनकर यक्षित उन्हें बुरी तरह घूरने लगा। वो अपने दांत पिसते हुए बोला, दादी आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपनी बीवी से दूर नहीं कर सकती है। उसने इतना ही कहा था तभी राज जी गुस्से से अपनी रौबदार आवाज में बोले, कौन सी बीवी? तुम्हारी और अविष्का की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो शादी भी पूरी हो गई है। अब तुम्हारा अविष्का पर कोई हक नहीं है। जब तक तुम पूरे रीति रिवाजों के साथ पूरी दुनिया के सामने फिर से अविष्का से शादी नहीं कर लेते हो तब तक अविष्का और तुम साथ नहीं रहोगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। ये सब कहते हुए राज जी यक्षित के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी बात सुनकर अब यक्षित अपनी ओशियन ब्लू आंखों से उन्हें घूरने लगा। वही अव्यान और युवांशी टुकुर टुकुर सुनीता और सुबीता जी को देख रहे थे। युवांशी ने नजरें घुमा अपनी मम्मा को देखा और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा। मम्मम मम्मम मम।
चिल्लाने लगी। उसके होंठ बाहर निकले हुए थे और उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त रो देगी। अविष्का जो राज जी और सुनीता जी की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसने युवांशी की तरफ देखा और धीरे से बोली, बेबी ये आपकी दादी है। आप थोड़ी देर इनके पास रहो, फिर मम्मा आपको ले लेगी। ये सुनकर युवांशी ने घूरकर दादी को देखा और फिर अगले ही पल दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। उसे इस तरह रोता देख सब एकदम से हड़बड़ा गए। तभी यक्षित ने जल्दी से युवांशी को अपनी गोद में लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शश एंजल डोंट क्राई। अगर तुम किसी के पास नहीं जाना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं लेगा, तुम डैड के पास ही रहोगी। ये सब कहते हुए उसने घूरकर सबकी तरफ देखा और फिर युवांशी की तरफ जो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। वही अपनी बेटी को इतनी जल्दी यक्षित से अटैच्ड होता देख अविष्का एकदम से हैरान रह गई। वही बाकी सब भी हैरानी के साथ कभी यक्षित को देखते तो कभी युवांशी को जो अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपाए बैठी थी। निया और जूही दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। जूही गौर से अविष्का के चेहरे को देख रही थी और निया जलन और नफरत से युवांशी, अव्यान और अविष्का तीनों को घूर रही थी। अविष्का को इस तरह सबके साथ खुश देखकर उसका तन मन सब जल उठा था, क्योंकि वो अविष्का की जगह खुद को चाहती थी। उसकी नज़र में ये सब कुछ उसका होना चाहिए था जो अभी अविष्का का था। निया से जब अपनी जलन और गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अविष्का के पास आई और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, हेलो अविष्का, कैसी हो? 2 साल पहले तुम तो ऐसे मुंबई से गायब हो गई थी जैसे अविष्का नाम की लड़की यहाँ थी ही नहीं, और अभी अचानक से सबकी जिंदगी ने वापस लौट आई हो और वो अपने बच्चों के साथ। ये थोड़ा सा मैजिक जैसा नहीं लग रहा है? अगर तुम्हें यक्षित सर की जिंदगी से जाना ही था तो अभी लौटकर क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिजनेस में लॉस हो गया हो और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुमने सोचा कि चलो अब वही एक इंसान है जो बेवकूफ़ों की तरह मुझसे प्यार करता है, जो मेरी हर बात आंखें बंद करके विश्वास करता है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते कहते वो चुप हो गई और इनोसेंट सी शक्ल बना अविष्का को देखने लगी जैसे उसे पता नहीं अविष्का के यक्षित को छोड़कर जाने से कितना बुरा लगा हो। निया की ये सब बातें सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर अचानक ही सबके चेहरे गुस्से से कांप उठे। यक्षित का चेहरा भी एकदम से काला पड़ गया और वो गुस्से से निया को देख रहा था, लेकिन इन सबसे अनजान सबको शांत देखकर निया को लग रहा था कि उसकी बातों का असर सब पर हो रहा है। इसलिए वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए बोली, अगर मैंने सब बता दिया तो शायद फिर सब कुछ बर्बाद हो जाए और मैं इतनी बुरी बहन नहीं हूँ जो अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद कर दूँ। वैसे एक बात बताओ मिस्टर वीर सिंघानिया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये सवाल पूछते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी ये सब बातें सुनकर अविष्का का चेहरा गुस्से से कांप उठा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 127 ओबेरॉय फैमिली का निया को सुनाना। अविष्का गुस्से से निया को देखते हुए बोली, तुम हो कौन जिसे मैं जवाब दूं, और तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी बकवास बातों से मुझे रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? अब इतना सब बता दिया है तो ये भी बता दो कि ऐसा कौन सा सच है जिसे बताने के बाद मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। महान देवी की मूरत निया सिंघानिया, अपनी प्रिय शहद सी जुबान खोलिए और मेरे बारे में भी जो भी पता है वो सब जहर उगल दीजिए। वैसे मानना पड़ेगा तुम एक नंबर की घटिया, बदतमीज, बिगड़ैल और गिरी हुई लड़की हो जो अपने भाई को मारने के बाद भी सरेआम खुले में अपना सर उठाए घूम रही है, और वो भी संस्कारों की मूरत बनकर। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो 13 साल पहले सबको सच क्यों नहीं बताया था कि अंश को पुल में धक्का मैंने नहीं तुमने दिया था?
यू नो व्हाट निया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम जेल जाने से बच गई, लेकिन अब लगता है तुम्हें जेल जाने की बहुत जल्दी मची है, इसलिए ही तो तुम सबके सामने मेरे खिलाफ बकवास किए जा रही हो। मेरे पास अभी भी तुम्हारा वो वीडियो जो एक पल में तुम्हारे ऐशो आराम की जिंदगी को हराम में बदल सकता है, अविष्का ने डेविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन वही निया अपनी जगह बर्फ की तरह जमी शॉक्ड नजरों से अविष्का को देख रही थी। उसे रति भर भी नहीं लगा था कि अविष्का ऐसे सबके सामने उसे ये सब सुना देगी। निया ने चारों तरफ देखा, सब उसे ही गिरी हुई नजरों से देख रहे थे। उन सबकी नजरों में निया के लिए कोई इज्जत नहीं थी। तभी निया की नजरें यक्षित पर पड़ी, जिसने तो शायद अभी एक नजर भी उसे नहीं देखा था। वो तो चुपचाप खड़ा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसने होंठों की वो शैतानी स्माइल निया का मजाक उड़ा रही थी। निया ने अविष्का को देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अविष्का तुम ये सब क्या बोल रही हो, और वो भी सबके सामने? मैंने उस वक्त कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुमसे सच में बहुत प्यार करती हो। प्यार? अविष्का ने निया की बात बीच में काटते हुए हंसकर कहा। उसकी हंसी निया के मजाक उड़ा रही थी। अविष्का हंसते हुए आगे बोली, मिस निया सिंघानिया, अपना प्यार अपने पास रखो। मुझसे ज्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं होता है, और वैसे भी तुमसे किसने कह दिया कि अविष्का तुम्हारी सिस्टर है? तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की बहन होने से अच्छा मैं किसी भिखारी की बहन बन जाऊं। मैंने तुम लोगों से बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन तुम्हारी जैसी कुतियां फिर भी बेशर्मों की तरह अपना मुंह उठाकर मेरे सामने आ ही जाती है। ये सब सुनकर निया का चेहरा शर्म से झुक गया। इस वक्त उसे वाकई में सबके सामने बहुत ज्यादा एम्ब्रेसमेंट फील हो रही थी, और साथ में अविष्का के लिए नफरत भी बढ़ती जा रही थी। जूही गौर से अविष्का के चेहरे को देख रही थी। शायद वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी निरंजन जी आगे आए और निया को फटकार लगाते हुए बोले, निया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर में आकर हमारी बेटी से ये सब कहने की? तुम होती कौन हो हमारे घर के मैटर में बोलने वाली? अविष्का क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, किसके साथ वापस आई है? जब हमें ही इन सब चीजों से मतलब नहीं है तो तुम क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो? हमें हमारी अविष्का पर पूरा विश्वास है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सुनीता जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ निरंजन बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें हमारे घर के मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब साइड हटो, हमें हमारे बेटे, बहू और पोते पोती की नजर उतारनी है। आजकल वैसे भी लोगों की काली नजरें खूबसूरत चीजों पर जल्दी लग जाती है। ये कहते हुए उन्होंने निया को साइड किया और अपने हाथों में आरती का थाल लेकर यक्षित और अविष्का की आरती उतारने लगी। लास्ट में उन्होंने उन दोनों के ऊपर से लाल मिर्च अपने हाथ में लेकर वारी और फिर धीरे से बोली, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कहते हुए उनकी नजरें अपना आप ही निया की तरफ चली गई, जो इस वक्त अपना सर झुकाए खड़ी थी। तभी यक्षित मेंशन के अंदर आया और युवांशी को सुबिता जी की गोद में देते हुए बोला, मॉम आप थोड़ी एंजल को संभालिए, मैं आता हूँ। ये बोलकर उसने निया की तरफ देखा और गुस्से से अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम स्टडी रूम में मिलो अभी। ये बोलकर वो सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया। लेकिन वही यक्षित की निया से मिलने वाली बात सुनकर अविष्का का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 128। यक्षित के वार से बेहाल निया बटा दर्द भरी चीख। युवांशी को सुबिता जी की गोद में देते हुए बोला, मॉम आप थोड़ी एंजल को संभालिए, मैं आता हूँ। ये बोलकर उसने निया की तरफ देखा और गुस्से से अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम स्टडी रूम में मिलो अभी। ये बोलकर वो सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया। लेकिन वही यक्षित की निया से मिलने वाली बात सुनकर अविष्का का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। अविष्का मन ही मन गुस्से से कांपते हुए बोली, यक्षित ने निया को अकेले में क्यों बुलाया है?
कहीं मेरे पीठ पीछे इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है। साली तो ये इनकी वैसे भी नहीं है, लेकिन इस निया चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है। इसे हमेशा से मेरी चीजें चाहिए होती है, कहीं ये मेरे यक्षित को मुझसे ना छीन ले। अगर इसने ऐसा कुछ किया तो आई स्वेर इस बार मैं खुद इसे अपने हाथों से जान से मार डालूंगी। ये कहते हुए उसने दादाजी की तरफ देखा जो गुस्से से स्टडी रूम को घूर रहे थे, और ऐसा ही हाल सबका था। पूरी फैमिली स्टडी रूम के दरवाजे को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी आंखों से ही दरवाजे को तोड़कर सब अंदर घुस जाएंगे। अविष्का ने एक गहरी सांस भरी और निरंजन जी के पास आकर हिचकिचाते हुए बोली, अंकल क्या आप थोड़ी देर अव्यान को संभाल लेंगे? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा है। ये सुनकर निरंजन जी ने उसकी तरफ देखा और बड़ी स्माइल के साथ बोले, क्यों नहीं बेटा, हम तो कब से हमारे पोते को गोद में खिलाना चाहते थे। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम हमारे पोते के साथ खेलेंगे। ये कहते हुए उन्होंने अव्यान को अपनी गोद में ले लिया। अव्यान चुपचाप अपनी डार्क ब्राउन आंखों से निरंजन जी को घूर रहा था, जिसे देखकर निरंजन जी मुंह बनाते हुए बोले, हे लिटिल बॉय, हम तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, इसलिए हमें घूरना बंद करो। दोनों बाप बेटे जिसे देखो घूरते रहते हैं। उनकी बात सुनकर अब अव्यान का चेहरा गुस्से से फूल गया, जिसे देखकर अविष्का धीरे से अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ये कहते हुए वो गुस्से से स्टडी रूम को घूर रही थी। अविष्का ने एक गहरी सांस भरी और धीमी सी आवाज में बोली, आप सब बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ चली गई। उन दोनों के जाते ही सुनीता, सुबीता, राज जी और निरंजन जी सब खुश हो गए कि फाइनली उन्हें अपने पोते पोती के साथ खेलने का मौका मिल गया। वे चारों अव्यान और युवांशी को लेकर बाहर गार्डन में चले गए। इधर स्टडी रूम में यक्षित चेयर पर अपने हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए बैठा एक टकनिया के डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। निया की नजरें यक्षित के हाथ में मौजूद चाकू पर टिकी थी। वो डरते हुए बोली, सर देखिए, मैंने बाहर कुछ भी गलत नहीं कहा था। मिस्टर वीर सिंघानिया अविष्का के सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। आई नो कि मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो युवांशी और अव्यान भी आपके बच्चे नहीं। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित गुस्से से उठा और तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप। अब अगर तुमने अपने इस वाहियात मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो यही जान से मार दूंगा। ये कहते हुए यक्षित गुस्से से निया का पास आया और उसका जबड़ा कस के पकड़ उसके गले पर चाकू रख दिया। निया की हल्की सी चीख निकल गई और अपने गले पर वो चाकू महसूस कर वो पूरी ऊपर से नीचे तक डर से कांप उठी। उसका डर से सहमा चेहरा देख यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसके जबड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? मेरी बीवी से मैंने आज तक कोई सवाल नहीं किया तो तुमने किस हक से उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए? तुमने यक्षित ओबेरॉय को कोई दूध पिता बच्चा समझा है क्या, जो तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाएगा? निया दर्द से कराह रही थी। इस वक्त उसे वाकई में अपने जबड़े में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका जबड़ा टूट जाएगा। तभी यक्षित आगे बोला, इसी मुंह से मेरी बीवी के लिए घटिया वर्ड यूज किए थे ना तुमने, अब मैं बताता हूँ घटियापन क्या होता है। इतना कह उसने निया को झटके से छोड़ दिया। निया संभल नहीं पाई और चीखते हुए फर्श पर जा गिरी। यक्षित ने उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। निया की एक बार फिर जोर की चीख निकल गई। यक्षित के इस तरह बाल पकड़ने से उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। यक्षित दांत पीसते हुए बोला, पिछले 14 इयर्स से मैंने बहुत पेशेंस रखा है। तुम्हारी वजह से मेरी अविष्का को जेल जाना पड़ा था। उसे वो सब सहना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह। अब मैं बताता हूँ दर्द सहना किसे कहते हैं।
इतना कह उसने चाकू को उसके गाल पर रखा और एकदम से जोर का कट मार दिया। अगले ही पल निया की दिल दहला देने वाली चीख पूरे रूम में गूंज उठी। अविष्का जो स्टडी रूम की तरफ आ रही थी, इस चीख को सुनकर वो एक पल के लिए कांप गई और उसके कदम अपनी जगह ही रुक गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 129। यक्षित का निया की बॉडी के वायरस इंजेक्ट करना। अविष्का जो स्टडी रूम की तरफ आ रही थी, इस चीख को सुनकर वो एक पल के लिए कांप गई और उसके कदम अपनी जगह ही रुक गए। वो हैरानी के साथ स्टडी रूम के डोर को देख रही थी। अगले ही पल वो तेज कदमों से स्टडी रूम के दरवाजे के पास आई और जैसे ही उसके हैंडल पर हाथ रख दरवाजा ओपन करने को होती, तभी उसके कानों में अंदर ही यक्षित की आवाज सुनाई, जिससे उसका हाथ वही रुक गया। शश, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम पहले ही चिखने लगी। चेहरे पर एक जख्म ही तो पड़ा है और मेरी अविष्का के दिल पर तो ना जाने तुमने कितने जख्म दिए हैं। तुम्हारी वजह से मेरी जान को जेल जाना पड़ा। अगर उस दिन न्यूज़ में मैंने अविष्का को नहीं देखा होता तो पता नहीं उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ता। ये कहते हुए यक्षित का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वही उसकी ये सब बातें सुनकर निया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या यक्षित अविष्का को पहले से जानता है? निया की दर्द के मारे जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था। निया के गाल पर बहुत गहरा कट लगा था, जिससे अब बुरी तरह खून निकल रहा था। उसके गाल से बहते हुए खून नीचे फर्श पर गिर रहा था। अगर उसका ये घाव फ्यूचर में ठीक भी हो जाता है, तब भी उसका ये निशान बिना सर्जरी के नहीं जाने वाला था। निया दर्द के मारे छटपटा रही थी। वो फर्श पर इधर उधर होते बुरी तरह रो रही थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे इस तरह दर्द में तड़पता देख यक्षित को बहुत सुकून मिल रहा था। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। ये कहते हुए उसने अपना रुमाल निकाला और उसे निया के मुंह पर बांध दिया, जिससे अब निया की चीखें उसके गले में ही दबकर रह रही थी। यक्षित ने चाकू साइड में फेंका और खड़ा होकर हंसते हुए बोला, यू नो व्हाट, वो घटिया सिंघानिया फैमिली तुम्हारी जैसी घटिया लड़की ही डिजर्व करते हैं। इतना सब होने के बाद भी मेरी अविष्का ने तुम्हें छोड़ दिया बिकॉज वो तुम्हारी जैसी घटिया नहीं है, लेकिन उसका पति यानी मैं तुमसे भी ज्यादा घटिया हूँ और तुमने अभी मेरे घटियापन की हद को देखा नहीं है। ये कहते हुए उसने निया के बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हारा खेल बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। ये कहकर उसने अपनी पेंट की पॉकेट से एक छोटा सा इंजेक्शन निकाला और उसे सीधा निया की गर्दन में इंजेक्ट कर दिया। निया जो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थी, अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस कर उसकी आंखें झट से खुल गई। उसकी नजरें यक्षित के हाथ में मौजूद खाली इंजेक्शन पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। निया को ये तो नहीं पता था कि यक्षित ने उसकी बॉडी में किस चीज का इंजेक्शन इंजेक्ट किया है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि ये इंजेक्शन उसके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बुरी तरह डर गई थी। डर की वजह से वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी, जिसे देखकर यक्षित ने उसका चेहरा अपने और करीब किया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं देहरादून क्यों गया था? ये बोलकर उसने एक नज़र उस इंजेक्शन को देखा और फिर वापस निया की तरफ देखकर बोला, इसे लेने के लिए, लेकिन देखो मेरी डेस्टिनी ने मुझे इस इंजेक्शन के साथ साथ मेरी अविष्का से भी मिलवा दिया। डेस्टिनी भी चाहती है कि मैं और अविष्का साथ में रहे, तो फिर तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की क्या औकात कि वो हमें अलग कर सके। इस इंजेक्शन में एक खास किस्म का वायरस था जो मैंने तुम्हारे लिए खास लैब में तैयार करवाया था। तुम्हें पता है अब धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में दर्द होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जान निकल रही है, लेकिन अफसोस तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। ये वायरस धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को जूं की तरह खोखला करेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी 1 महीने के अंदर पैरालिसिस हो जाएगी। तुम खुद से उठ नहीं पाओगी, बिना किसी के सहारे के चल नहीं पाओगी।
धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी कि तुम्हारा खुद का बॉडी वेट तुमसे नहीं उठेगा। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती का, पैसे, पवार, अपनी फैमिली का। इस वायरस के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम सबकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरोगी। तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी अविष्का के साथ क्या किया था। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 130। अविष्का का यक्षित से डरना, बटा मेरे करीब मत आना। वो हंसते हुए बोला, अविष्का मेरा प्यार नहीं, मेरा पागलपन है, और वो भी आज से नहीं, बचपन से। जब मैंने उसे पहली बार सड़क पर उस बारिश में भीगते देखा था, तभी से वो मेरा जुनून बन चुकी थी। तब से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो सब मैंने किया। अविष्का का बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी, सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना, सब कुछ मेरे इशारे से हो रहा है। इधर बाहर खड़ी अविष्का के कानों में यक्षित की एक एक बात सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब 8 साल की उम्र में वो कोर्ट के बाहर से भागी थी। इतनी पुलिस और सिक्योरिटी, मीडिया सबके होने के बाद भी वो आसानी से वहां से भाग गई थी, जबकि वहां से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अविष्का के दिमाग में एक एक चीज किसी मूवी की रील की तरह चलने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग ने रेहान का ख्याल आया, जो पिछले 10 सालों से उसके साथ था। उसका बिजनेस खड़ा करने में रेहान ने ही उसका साथ दिया था। हर वक्त वो परछाई की तरह उसके साथ था। क्या मुझे जेल से भागने के पीछे यक्षित का हाथ था, और रेहान वो भी इन्हीं की वजह से मेरे साथ था? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? यक्षित मुझे कब से कंट्रोल कर रहे हैं? क्या मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी सक्सेस, मेरा एक डिसीजन, सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था? ये कहते हुए अविष्का ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षित आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से उसके पीछे पागल है। यक्षित की बातें सुनकर अविष्का को अब उससे डर लगने लगा था। तभी अचानक एक बार फिर निया की दर्द भरी चीख अविष्का के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो एकदम से कांप गई। उस वायरस की वजह से निया की बॉडी में पेन होना शुरू हो गया था। वो पहले ही दर्द से मरी जा रही थी और अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। इधर कुछ दूर खड़े जूही और रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन के अविष्का को देख रहे थे। जूही ने रेहान के कंधे पर सिर टिकाया और आंखों में नमी, होंठों पर मुस्कान लिए बोली, फाइनली यक्षित ने इस निया का चैप्टर क्लोज कर ही दिया। अब शायद इन दोनों की लाइफ में कोई तीसरा नहीं आएगा। मैं यक्षित और अविष्का को खुश देखना चाहती हूँ। ये सुनकर रेहान ने उसकी तरफ देखा और तिरछी स्माइल के साथ बोला, यस ऑफ कोर्स बेबी, यक्षित तो अविष्का को वैसे भी नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए तुम उन पर नहीं अपने बॉयफ्रेंड पर फोकस करो। लीव इट ऑल एंड लेट मी ड्रिंक योरसेल्फ। इतना कह रेहान जूही का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गया और उसे वॉल से लगा उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। जूही एक पल के लिए हैरान रह गई। उसके मुंह से मदहोश भरी हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी, जिन्हें सुनकर रेहान और भी ज्यादा उसके लिए पागल होने लगा। उसका हाथ जूही की कमर से होते हुए उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना हाथ जूही की एमोज चेस्ट पर रखा और उन्हें अपने हाथों में भरकर प्रेस करने लगा, जिससे जूही का मौन करना और भी तेज हो गया। उसने कस के रेहान के कंधों को पकड़ लिया। जूही और रेहान पिछले 1 साल से रिलेशन में थे, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इधर अविष्का से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झटके से स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजरें सामने पड़ी और सामने का नजारा देखते ही एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए। पूरे फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था और निया अधमरी हालत में फर्श पर पड़ी दर्द में कराह रही थी। यक्षित की वाइट शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे, जो शायद निया का ही खून था। डोर ओपन होने की आवाज सुन यक्षित ने अपना सर टेढ़ा कर सामने खड़ी अविष्का को देखा,
उसे देखते ही एक पल के लिए उसके फेस एक्सप्रेशन बदले, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने निया को छोड़ा और अपने कदम अविष्का की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। अविष्का की नजरें यक्षित के खतरनाक चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। इस वक्त यक्षित वाकई किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही लेवल का पागलपन नजर आ रहा था जो सिर्फ अविष्का के लिए था। यक्षित को अपनी तरफ आता देख अविष्का अपने कदम पीछे लेते हुए आंखों में पानी लिए बोली, न, नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे करीब मत आना। ये कहते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उसकी बात सुनकर यक्षित के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसने अविष्का की कलाई को पकड़ा और झटके से अपने करीब खींच लिया। अविष्का का सर सीधा उसके सीने से आ लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 131। ठरकीपति। अविष्का का सिर यक्षित के सीने से आ लगा। अगले ही पल अविष्का यक्षित से दूर होने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, छोड़िए मुझे, डोंट टच मी, नहीं रहना आपके पास, आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब कहते हुए वो बुरी तरह यक्षित से दूर होने के लिए छटपटा रही थी। उसकी बात सुनकर यक्षित को रति भर फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो अविष्का को अपनी बाहों में और भी ज्यादा भरते हुए बोला, अविष्का, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। यस, आई एम मेड फॉर यू, और जिसने भी तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश की तो उसका हाल भी इस घटिया लड़की के जैसा होगा। आई हेट गर्ल्स बट लव माई वाइल्ड कैट। ये कहकर उसने अविष्का के बालों पर किस किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। अविष्का के करीब होने से उसे अलग ही सुकून मिल रहा था, लेकिन वही अविष्का को इस वक्त यक्षित से थोड़ा गैप चाहिए था। वो ये सब चीजें रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद अविष्का ने थक हार कर यक्षित के सीने पर अपना सर टिका लिया। वो रुंधे गले से बोली, आप ऐसे क्यों हो? क्यों बार बार मुझे हर्ट करते हो? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे बस ये लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप इसकी ये हालत कर दो। ये सुनकर यक्षित ने गुस्से से घूरकर निया को देखा जो अब तक बेहोश हो चुकी थी, और फिर अपनी प्यार भरी नजरों से अविष्का को देखकर बोला, वाइल्ड कैट, अब मैंने इसका परमानेंट इलाज कर दिया है। अब फिर ये कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। डोंट वरी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये कहकर उसने अविष्का को वही वॉल से लगाया और नीचे झुक उसके पिंक लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके इस एक्शन से अविष्का की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। यहाँ वो इतनी परेशान हो रही थी कि जब सबको निया के बारे में पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा, और उसके ठरकी पति को इस सिचुएशन में भी रोमांस करना था। अविष्का ने गुस्से से यक्षित के सीने से पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन तभी यक्षित ने उसके हाथों को पकड़ सर के ऊपर लगा अपने एक हाथ में पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। अविष्का बिल्कुल उसके नजदीक आ गई, इतना कि उनकी चेस्ट आपस में टच हो रही थी और दोनों के बीच से हवा गुजरने का भी फासला नहीं था। यक्षित अविष्का के होंठों को अपने मुंह में भरे उसे पेशनेटली किस कर रहा था। उसकी टंग अविष्का के मुंह को एक्सप्लोर कर रही थी और हाथ उसकी कमर से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे महसूस कर अविष्का के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। तभी यक्षित ने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखा और धीरे धीरे उसकी चेस्ट को प्रेस करना लगा, जिससे अविष्का के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। लगभग 10 मिनट बाद यक्षित ने उसके होंठों को छोड़ा और अपनी इंटेंस नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अविष्का का चेहरा सुर्ख लाल हो रखा था। उसके होंठ हल्के से सूज गए थे और उन पर सलाइवा लगा था, जिन्हें देखकर यक्षित अपने अंगूठे से उसके होंठों को मसलते हुए बोला, तुम्हारे इन रसीले होंठों को चाहे जितना पी लूं, लेकिन फिर भी इनसे मन नहीं भरता है। दिल चाहता है बस इन्हें अपने मुंह में भरकर खा जाओ। इनफैक्ट मेरा दिल तो अभी भी तुम्हें खाने का कर रहा है। ये कहते हुए वो बेशर्मी से अविष्का को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था।
उसकी बातें सुनकर अविष्का के दोनों गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोली, यक्षित आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो। यहाँ मुझे फिक्र हो रही है, जब सबको निया के बारे में पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा, और आपको इस सिचुएशन में भी रोमांस करना है। मेरी बॉडी पहले से ही आपकी रात की हरकतों की वजह से पूरी पेन कर रही है। अगर फिर से अभी कुछ किया तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी, और वैसे भी दादी ने हमें दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए मेरे करीब आने की सोचना भी मत, वरना मैं आपकी शिकायत उनसे कर दूंगी। ये सुनकर यक्षित की एक भौं ऊपर उठ गई। वो सर्द आवाज में बोला, किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे तुमसे दूर कर दे। अगर इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लेकर कहीं और चला जाऊंगा, और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाऊंगा। अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तुम्हें खाना है। इसी के साथ उसने अविष्का के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी बात सुनकर और उसकी हरकतें देखकर अविष्का की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 132। अविष्का का यक्षित को सुनाना बटा गिल्ट बटा जूही की जलन। यक्षित की ठरकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर अविष्का ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और कसमसाते हुए बोली, यक्षित छोड़िए मुझे। आप सच में पागल हो गए हैं और साथ में मुझे भी पागल कर दोगे। ये कहते हुए उसने यक्षित को खुद से हल्का सा दूर किया और अपने शर्ट के बटन बंद करने लगी। यक्षित बुरी तरह अपने हाथों को घूर रहा था, जिन्हें अभी अभी अविष्का ने अपनी कमर से झटका था। अविष्का ने अपने शर्ट के बटन लगा यक्षित की तरफ देखा, जो अपने हाथों को ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसके हाथ नहीं बल्कि 100 साल पुराना दुश्मन हो। अविष्का हैरानी से अपने पागल पति को देख रही थी, जो अपने ही हाथों को घूर रहा था। अविष्का ने एक गहरी सांस भरी और यक्षित के हाथों को नीचे करते हुए बोली, यक्षित पागलपंती बंद कीजिए और इस घटिया लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दो। मैं नहीं चाहती ये मेरे सर आए। ये बोलकर उसने वापस से यक्षित का हाथ अपनी कमर पर रख दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अविष्का की कमर पर हाथ रखते ही यक्षित की आंखें फिर से नॉर्मल होने लगी। वो धीरे धीरे अविष्का की कमर को रब करते हुए स्माइल के साथ बोला, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें यक्षित ओबेरॉय सही सलामत नहीं मिलेगा। ये सुनकर अविष्का ने गुस्से से यक्षित को देखा और बोली, अच्छा अगर इतना ही मुझसे प्यार है तो मुझे अबॉर्शन के लिए क्यों कहा? क्यों मुझे खुद से दूर जाने के लिए मजबूर किया? आपको पता भी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने आप सबको कितना मिस किया। जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी वक्त आप मेरे साथ नहीं थे। यू नो व्हाट, मेरे साथ तो बचपन से ही ऐसा हो रहा है। कोई नई बात नहीं है, इसलिए अब मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। आपने मेरे साथ नाइट स्टैंड किया, मुझे प्रेग्नेंट किया और फिर ऐसे दूर हो गए जैसे मैं कोई कचरा हूँ, और अब जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, वो समझने लगे, तो वापस आ गए मेरी लाइफ में। सारी गलती मेरी ही है, जो मैंने सब कुछ भूलकर फिर से किसी पर ट्रस्ट किया, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। अब छोड़िए मुझे। ये कहते हुए अविष्का की आंखों में पानी भर आया। वो सच में यक्षित की पास्ट की हरकतों की वजह से हर्ट हुई थी। वो सब भूलना उसके लिए आसान नहीं था। यक्षित चुपचाप अविष्का की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में आई नमी को देखकर उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। अनजाने में ही सही, उसने अपनी वाइल्ड कैट को हर्ट किया था। उस वक्त उसे भी अविष्का को समझना चाहिए था कि वो उसके बेबीज को ही दुनिया में लेकर आना चाहती थी, जो अभी उसके सामने थे। अगर उस दिन अविष्का हॉस्पिटल से नहीं भागी होती तो शायद आज उसका लिटिल पैकेट और एंजेल इस दुनिया में नहीं होते। ये सब सोचकर यक्षित को अविष्का के लिए थोड़ा बुरा लगा कि उसने भी सबकी तरह उसे हर्ट किया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो ये बात जाहिर नहीं करने वाला था। उसने एक गहरी सांस भरी और अविष्का के गालों पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए बोला, ऐसे डोंट क्राई।
तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये आंसू आपकी ही मेहरबानी की बदौलत है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। आपके बिहेव से मुझे सच में हर्ट हुआ है, और अगर आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपको माफ कर दूंगी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे आप। अविष्का ने गुस्से से यक्षित की बात बीच में काटते हुए कहा। उसने एक नज़र निया को देखा और फिर गुस्से से बाहर निकल गई। अविष्का के जाते ही यक्षित ने गुस्से से अपने हाथ का पंच बना दीवार पर दे मारा। वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे पीछे हट गया? पता नहीं उसने क्या क्या झेला होगा। प्रेगनेंसी में लेडी के लिए सब कुछ कितना डिफिकल्ट होता है, और मेरी वाइल्ड कैट के तो जुड़वा बच्चे हुए हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता शायद इतना कुछ झेला है उसने, और ये सब इस घटिया लड़की की वजह से हुआ है। अगर इसने मुझे उस दिन वो सब नहीं कहा होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं था जो किसी की भी बातों में आ जाऊं, लेकिन फिर भी इस घटिया लड़की की बातों में आ गया। इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए उसने नफरत से निया को देखा और फिर अपने गार्ड्स को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने का बोलकर वो भी रूम से बाहर निकल गया। इधर अविष्का नीचे आई। इस वक्त उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन तभी उसकी नजरें जूही पर पड़ी जिसका चेहरा इस वक्त जलन से लाल हो रखा था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जेलस फील कर रही है। अविष्का ने उसकी नजरों का पीछा कर डाइनिंग एरिया की तरफ देखा, जहां दादू और निरंजन जी अव्यान और युवांशी को अपनी गोद में लिए बैठे थे और दादी और सुबीता जी उन्हें प्यार से हंसते हुए खाना खिला रही थी। युवांशी टुकुर टुकुर उन्हें देख रही थी तो वही अव्यान सुबीता जी को घूर रहा था। उसने कस के अपने मुंह को बंद कर रहा था। उसे अपनी मम्मा के अलावा और किसी के हाथ से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो खाना बहुत कम खाता था, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 133 यक्षित की बेशर्मी। उसे अपनी मम्मा के अलावा और किसी के हाथ से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो खाना बहुत कम खाता था, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करता था। जूही को इस तरह अपने बच्चों की तरफ देखता देख अविष्का का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से जूही के पास आई और अपने गुस्से को दबाते हुए सर्द आवाज में बोली, जूही, व्हाई आर यू लुकिंग एट माई बेबीज लाइक दैट? हैज समथिंग हैपेंड? उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान अविष्का और जूही की तरफ चला गया। अव्यान और युवांशी ने भी अविष्का की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और अपनी मम्मा को देखते ही दोनों की आंखें तारों की तरह टिमटिमाने लगी। अविष्का की बात सुनकर जूही एकदम से हड़बड़ा गई। वो फेक स्माइल करते हुए बोली, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग अवनी। मैं तो यक्षित के बेबी को देख रही थी। सच में दोनों कितने क्यूट है। मुझे भी इन दोनों के जैसे बच्चे चाहिए। ये कहते हुए वो ब्लश करने लगी। उसका जवाब सुनकर अविष्का गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में अव्यान की आवाज पड़ी, मम्मा मम्मा, बो बूबू। उसका चिल्लाना सुनकर अविष्का ने अपने बेटे की तरफ देखा जो अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे को राज जी छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए वो गुस्से से उनकी गोद में कसमसाए जा रहा था। अविष्का ने एक गहरी सांस भरी और उसने अव्यान को अपनी गोद में उठा लिया। अविष्का की गोद में आते ही अव्यान ने कस के उसे पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में घुसा फीड करने के लिए अपने होंठों को चलाने लगा। उसकी इस हरकत पर अविष्का एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सबसे एक्सक्यूज मी बोला और तुरंत अपने रूम में चली गई। युवांशी टुकुर टुकुर अविष्का को जाते देख रही थी। अविष्का के जाने के बाद सबने जूही को देखा जो अब शांति से अपना चेहरा नीचे झुकाए बैठी थी।
उसे देखकर लग रहा था कि उसे अविष्का के इस तरह सबके सामने सवाल पूछने से बुरा लगा है, इसलिए सुनीता जी उसे अच्छा फील करवाते हुए बोली, जूही बेटा तुम अविष्का की बात का बुरा मत मनाना। वो ऐसी ही है। शायद अभी वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हुई है, इसलिए उसने तुमसे ऐसे बात की। ये सुनकर जूही ने नजरें उठा दादी को देखा और धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, यस आई अंडरस्टैंड। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी यक्षित वहां आया। यक्षित को देखते ही युवांशी ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मा मम्मा मम बो मम्मा मम। उसकी आवाज सुनकर यक्षित ने युवांशी को देखा और फिर उसे सुबीता जी की गोद से लेते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, यस बेबी क्या हुआ? आपको मम्मा चाहिए। ये सुनकर युवांशी ने अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। उसकी नजरें अविष्का के रूम पर टिकी थी। यक्षित ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे अविष्का और अव्यान कहीं नजर नहीं आए, इसलिए फिर उसने सुबीता जी की तरफ देखकर पूछा, मॉम अविष्का और लिटिल पैकेट कहाँ है? ये सुनकर सुबीता जी धीमी सी आवाज में बोली, अविष्का अव्यान को फीड कराने के लिए रूम में गई है। ये सुनते ही यक्षित के कान खड़े हो गए और अगले ही पल उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। उसने घूरकर अविष्का के रूम को देखा और फिर खड़ा होकर अपने कदम उसके रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसकी इस हरकत पर सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर सबने अपना सरनामे हिला दिया। सबको पता था कि यक्षित कैसा है। यक्षित सीधा अविष्का के रूम में आया और तभी उसकी नजरें बेड पर बैठी अविष्का पर पड़ी, जो अव्यान को अपनी गोद में लिए फीड करा रही थी। अचानक डोर खुलने से अविष्का एकदम से चौंक गई। उसने जल्दी से अपने शर्ट के बटन लगाए और गुस्से से बोली, डोर नॉक करके नहीं आ सकते हैं? थोड़ी बहुत मैनर्स है या नहीं? ये कहते हुए उसने नजरें उठा सामने देखा और सामने खड़े यक्षित और युवांशी को देखकर उसने एक राहत की सांस ली। वही अव्यान जो जल्दी जल्दी फीड कर रहा था। अविष्का के अचानक बटन लगा लेने से वो घूरकर उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वो अपने नन्हे हाथों से उसके शर्ट को वापस खोलने लगा। वो अभी भी भूखा था और उसे और बूबू चाहिए था, जिसे महसूस कर अविष्का ने उसे फिर से फीड कराना शुरू कर दिया। अव्यान को फीड करता देख यक्षित का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से अविष्का के करीब आया और दांत पिसते हुए बोला, वाइल्ड कैट, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम लिटिल पैकेट को फीड नहीं कराओगी, और तुमने मेरी एंजेल को फीड क्यों नहीं कराया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी एंजेल से प्यार नहीं करती हो? उसने इतना ही कहा था तभी अविष्का गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, अपने फालतू के थॉट्स अपने पास रखिए, समझे आप? मेरे मिल्क से आप दोनों बाप बेटे का ही पेट नहीं भरता तो मैं अपनी बच्ची को क्या फीड कराऊं? ये कहते हुए वो बुरी तरह यक्षित को घूर रही थी। उसकी बात सुनकर यक्षित एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल बेशर्मी से बोला, तुम मुझे और मेरी एंजेल को फीड करा दिया करो, बाकी लिटिल पैकेट को मैं देख लूंगा। ये कहते हुए उसने युवांशी को अविष्का के पास बेड पर बैठाया और अव्यान को जबरदस्ती अविष्का से दूर करने लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 134। अव्यान की क्यूट हरकतें बटा सिंघानिया फैमिली का ओबेरॉय मेंशन आना। अव्यान ने अपने नन्हे हाथों से कस के अविष्का को पकड़ लिया और गुस्से से तिरछी नजरों से यक्षित को घूरने लगा, जैसे आंखों से ही बोल रहा हो, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है और उनके बूबू भी सिर्फ मेरे हैं। उसकी नजरों को देखकर यक्षित की दोनों भौं आपस में जुड़ गई। उसने एकदम से अव्यान को अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे को देखकर गुस्से से बोला, यू लिटिल पैकेट, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बीवी से दूर रहा करो। I don't want anyone to touch my wife. इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? ये कहते हुए वो बुरी तरह अव्यान को घूर रहा था। उसकी बात सुनकर अव्यान का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया।
अगले ही पल वो यक्षित के चेहरे पर झुका और उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए उसके नाक को अपने मुंह में भर लिया। वो गुस्से से उसके नाक को जोर से शक कर रहा था। अब बेचारे को बूबू कोई पीने नहीं दे रहा था, इसलिए अब बूबू ना सही तो नाक ही सही। यक्षित उसे खुद से दूर करते हुए बोला, यू सिली बॉय, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरी नाक को। ये कहते हुए वो अव्यान को जितना दूर करने की कोशिश करता, अव्यान उतना ही उसकी नाक को अपने मुंह में भरकर सक कर रहा था। वहीं अविष्का युवांशी को अपनी गोद में लिए बैठी दोनों बाप बेटे को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल यक्षित की शक्ल देखकर वो जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड यक्षित, आपका बेटा गुस्से के मामले में बिल्कुल आप पर गया है। यू नो व्हाट, आप यही डिजर्व करते हो। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। बेबी, ऐसे ही अपने डैड को परेशान करो। उन्होंने आपकी मम्मा को बहुत परेशान किया है। ये सब कहते हुए अविष्का जोर से हंस रही थी। वहीं बाहर डाइनिंग एरिया में बैठी ओबेरॉय फैमिली के कानों में जैसे ही अविष्का की खिलखिलाहट पड़ी तो सबके चेहरे खिल उठे। जूही के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। उसे उस वक्त सुविता जी जो आइसक्रीम युवांशी को खिला रही थी उससे जलन हो रही थी, क्योंकि वो आइसक्रीम फ्लेवर उसका फेवरेट था, लेकिन किसी ने उससे एक बार भी पूछा तक नहीं। युवांशी और अव्यान के आ जाने से सबको उन दोनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। सब उन दोनों के साथ बच्चों के तरह खेलने में लगे थे और यही सब देखकर जूही को बच्चों से थोड़ी जलन होने लगी थी, लेकिन अब अपनी इस बेवकूफ़ी भरी जलन पर जूही खुद को ही हंसी आ रही थी। सब खुश थे। निया को यक्षित के गार्ड पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल ले गए थे, क्योंकि यक्षित अभी घर में कोई तमाशा नहीं चाहता था। लेकिन तभी ओबेरॉय मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसकी आवाज सुनकर सब एक पल के लिए चौंक गए। राज जी धीरे से बोले, इस वक्त कौन आया होगा? ये सुनकर सुनीता जी बोली, हम देखते हैं कौन आया है। ये बोलकर वो जैसे ही उठने वाली थी तभी उनकी नजरें अभिमान, दादी और सुमेधा जी पर पड़ी। उन तीनों को देखते ही सब एक पल के लिए हैरान रह गए। निरंजन जी और सुबीता जी उठे और उन सबके पास आते हुए, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। सुबीता जी ने नकली का मुस्कुराते हुए कहा। वही दादा दादी जी का चेहरा गुस्से से भर गया। अविष्का के मॉम डैड और दादी को देखकर राज जी और दादी दोनों के चेहरे ही गुस्से से लाल हो गए। उन सबकी वजह से उनकी अविष्का को कितना सफ़र करना पड़ा था, ये सोचकर ही उन्हें उनसे नफरत हो रही थी। अभिमान जी और सुमेधा जी को जब पता चला कि अविष्का वापस मुंबई आ गई है तो उनसे अपनी बेटी को देखे बिना रहा नहीं गया और वो तुरंत ओबेरॉय मेंशन आ गए। उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि अविष्का ने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बस एक बार अपनी बेटी और नाती नातिन से मिलना चाहते थे। अभिमान जी थोड़ा संकुचाते हुए बोले, नहीं समंदन जी, हम ठीक है। हमें एक बार अविष्का से मिलना था, तो क्या आप उसे बुला देंगी? ये सुनकर सुबीता जी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। कितने दिनों बाद उन सबने अभी अभी अविष्का के इस तरह खिलखिलाने की आवाज सुनी थी, और अगर उन्होंने अभी अविष्का को बुलाया तो शायद वो फिर से उदास हो जाएगी। अविष्का अपने मॉम डैड से कितनी नफरत करती है ये सबको पता था। सुबीता जी हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं बुलाकर लाती हूँ, आप बैठिए। ये बोलकर उन्होंने सर्वेंट्स को चाय नाश्ता लाने को कहा और फिर वो धीमे कदमों से अविष्का के रूम की तरफ चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 135। अभिमान और सुमेधा जी का रोना और नजरें फेरना। सुमेधा जी रुंधे गले से बोली, अविष्का बेटा प्लीज हमें माफ कर दो। तुम जो सजा दोगी हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह हमें खुद से दूर मत करो। हमें पता है कि हमने गलती नहीं गुनाह किया है, जो तुम जैसी बेटी की बात ना सुनकर निया की बातें सुनी। तुम्हारी मासूम आंखों में सच्चाई ना देख सके, लेकिन बेटा उस वक्त हमने अपना बेटा खोया था और निया ने जो कहा हमने वो सब सच मान लिया।
हाँ, तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जाकर अपनी बेटी से बोलिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी कोई बेटी है ही नहीं। मेरे मॉम डैड तो बचपन में ही मरकर नर्क चले गए थे। इतना तो पता होगा ना, मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। 10 साल पहले आपने खुद कहा था ना कि आपके लिए अविष्का मर चुकी है, तो अब क्यों अपना दुखड़ा रोने यहाँ चले आए? या फिर आपसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती है, जो अपनी मनहूस शक्ल उठाकर मेरे सामने आ जाते हो? अविष्का ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर अभिमान और सुमेधा दोनों ही फफक कर रोने लगे। उन्हें इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उस दिन अविष्का की बात क्यों नहीं सुनी। क्यों वो इतने पत्थर दिल हो गए थे कि उन्हें सामने बेटी नहीं दिखाई दी। काश अगर उस दिन वो एक बार भी अविष्का की बात मानकर सच्चाई जानने की कोशिश करते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दादी जो इतनी देर से चुप थी, अपने बेटे और बहू की इस तरह बेइज्जती होता देख उन्हें अब अविष्का पर गुस्सा आने लगा था। वो आगे आई और अविष्का पर गुस्सा करते हुए बोली, अविष्का, ये तुम अपने माँ बाप से कैसे बात कर रही हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी बड़ों का लिहाज है या नहीं? हम सब यहाँ तुमसे माफी मांगने आए थे और तुम हमारी बेइज्जती करती जा रही हो। ये सुनकर अविष्का हंसते हुए बोली, बुढ़ी औरत, पहले तो जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अनाथ हूँ, तो फिर मैंने अपने मॉम डैड से कैसे भी बात करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा धरती पर आकर मेरी बात सुनने वाले हैं? और ये जो दो इंसान मेरे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे बेटे बहू होने लेकिन मेरे कुछ नहीं लगते। मेरा इतना सब बोलने के बाद तुम सब कितने वाहियात हो जो जब तक यही खड़े हो। अगर थोड़ी बहुत भी इज्जत होती ना, तो अब तक यहाँ से जा चुके होते। अपनी सो कोल्ड माफी अपने पास रखो। मुझे ना तुम सबकी माफी चाहिए और नहीं तुम सबसे रिश्ता जोड़ना है। मैं अनाथ हूँ और अनाथ ही ठीक हूँ। तुम जैसे दोगले इंसानों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा तो मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। अब प्लीज यहाँ से निकलिए, वरना मुझे गार्ड्स से कहकर धक्के मारकर तुम सबको निकलवाना होगा, या फिर एक काम करती हूँ, पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ और वैसे ही तुम सबको अपने घर से निकलवाती हूँ, जैसे 10 साल पहले तुम सबने मुझे निकाला था। ये बोलकर उसने जैसे ही अपना फोन निकाला, तभी अभिमान जी जल्दी से बोले, अविष्का रुको, हम जा रहे हैं। पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी निकलिए, मुझे तुम सबकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी है। अविष्का बोरियत से बोली। उसकी ये बात सुनकर उन सबके दिल में टीस सी उठी। क्या सच में उनकी बेटी उनसे इतनी नफरत करती है, जो उन्हें उनके मुंह पर ही मनहूस बोल रही थी? सुमेधा और अभिमान जी के मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि काश एक बार समय फिर से पीछे चला जाए और वो सब ठीक कर दे, अविष्का के घावों को भर दे, उसने जो सब कुछ झेला वो सब सुधार दे, उसकी सारी बुरी यादों को मिटा दे और उसे एक प्रिंसेस की तरह अपनी पलकों पर बैठा कर रखे। लेकिन कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और नहीं किसी के लिए वापस लौट कर आता है। अभिमान, सुमेधा और दादी तीनों अव्यान और युवांशी के पास आए और बारी बारी से सबने उन दोनों के माथे पर किस किया। वो सब जैसे ही अव्यान को किस करने लगे, तो अव्यान ने अपना चेहरा यक्षित के सीने में घुसा दिया। यक्षित ने उसके सर पर हाथ रखा और उन तीनों को अपनी नीली आंखों से घूरने लगा, जैसे बोल रहा हो कि मेरे बेटे से दूर रहो, वरना यही जान से मार दूंगा। अपने नातिन को ऐसे खुद से मुंह फेरते देख उन सबकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। राज जी, सुनीता जी, सुबीता जी, निरंजन जी, जूही और रेहान सब बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको देख रहे थे। उन सबके दिलों में अभिमान, सुमेधा और दादी के लिए जरा सी भी दया नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र में वो सब अपने कर्मों का ही फल झेल रहे थे। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 136। अविष्का को मिला परिवार। अभिमान जी, सुमेधा और दादी अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से चले गए।
उन सबके जाने के बाद यक्षित अविष्का के पास आया और प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वाइल्ड कैट, तुमने बिल्कुल सही किया। ये सब इसी के लायक है। घटिया लोग, कहते हुए उसकी आवाज में सिंघानिया फैमिली के लिए गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। सुबीता जी और सुनीता जी भी अविष्का के पास आई और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम चिंता मत करो और आज के बाद कभी खुद को अनाथ मत कहना। हम सब है ना तुम्हारा परिवार। अविष्का चुपचाप उन सबको देख रही थी। तभी निरंजन जी अविष्का के पास आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारी खुद की बायोलॉजिकल कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होती। भगवान ने बेटी तो नहीं दी लेकिन बेटी के रूप में बहू दे दी। ये कहकर उन्होंने प्यार से अविष्का के माथे पर किस किया और जैसे ही उसे अपने सीने से लगाने को होते हैं तभी यक्षित ने अविष्का का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया और उन्हें घूरते हुए बोला, मेरी बीवी से दूर रहिए। अगर हक करना है तो मॉम कीजिए, मेरी बीवी को नहीं। उसकी ये बात सुनकर सबने अपना सरनामे हिला दिया। जूही और रेहान चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी वो दोनों साथ में अविष्का के पास आए। रेहान अविष्का से 2 कदम दूर था क्योंकि यक्षित अपनी आंखों से ही उसे घूर रहा था, जिस वजह से उसने हिम्मत नहीं की अविष्का के पास आने की या फिर उसे टच करने की। रेहान स्माइल के साथ अविष्का को देखते हुए बोला, अविष्का, तुम्हारे साथ बिताया हुआ है पल मेरे लिए बहुत खास है। मेम से भाई का सफर का क्या तुम मेरे साथ तय करना चाहेगी? वैसे भी मेरे कोई बहन नहीं है और हर बार रक्षाबंधन पर मुझे बहन की कमी महसूस होती है, तो क्या तुम इस कमी को फुलफिल करोगी? ये सुनकर अविष्का के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने रेहान के बारे में सब पता लगा लिया था कि उसका रियल नेम कार्तिक था और वो यक्षित की कजन बुआ का बेटा है। कार्तिक खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यक्षित के कहने पर वो अविष्का के साथ परछाई की तरह उसका असिस्टेंट बनकर रहा। कार्तिक के साथ को अविष्का कभी नहीं भूल सकती थी। उसने हर मोड़ पर अविष्का का साथ दिया जहां उसे जरूरत थी। अविष्का ने रेहान की तरफ देखकर गहरी स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स मुझे भी आप जैसे एक भाई की जरूरत है और आज शायद वो जरूरत भी पूरी हो गई। ये सुनकर रेहान के फेस पर भी गहरी स्माइल आ गई। तभी जूही मुंह बनाते हुए बोली, किसी को बेटी मिल गई, किसी को पोती और किसी को बहन, और मुझे बेवजह दुश्मन का टैग मिल गया। काश उस मेकअप की दुकान निया डायन ने अविष्का के साथ वो सब ना किया होता तो मुझे भी आज एक बहन मिल जाती। ये कहते हुए उसकी नजरें अविष्का पर टिकी थी। उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए शांत हो गए। कुछ पल बाद अविष्का यक्षित की बाहों से निकलकर जूही के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, डोंट वरी, तुम मुझे अपनी बहन मान सकती हो और टोंट मारने की भी जरूरत नहीं है। आई नो कि तुमने मुझे ही टोंट मारा है, लेकिन तुम जिस तरह मेरे बच्चों को घूर रही थी तो मुझे सच में लगा कि तुम भी कहीं निया। तभी जूही उसे कस के हक करते हुए बीच में बोली, अरे यार, मैं उस चुड़ैल जैसी नहीं हूँ। वो तो सब युवांशी को आइसक्रीम खिला रहे थे और मुझे एक बार भी नहीं पूछा, इसलिए मुझे उससे जेलसी हो रही थी, बाकी कुछ नहीं है। वो क्या ना, कभी कभी मेरा माइंड भी बच्चा बन जाता है। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। फाइनली आज अविष्का को एक सच्चा और प्यार करने वाला परिवार मिल चुका था। अगले दिन निया के पैरालिसिस होने की न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर हर जगह छप चुकी थी। आफ्टर वो बहुत फेमस मॉडल थी और अचानक से उसके पैरालिसिस हो जाने से लगभग सब शॉक्ड थे, लेकिन किसी को इसका कारण नहीं पता था। निया का करियर, उसकी लाइफ, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे जेल से भी बदतर सजा मिली थी। वो हर वक्त बेड या व्हील चेयर पर बैठी सबको देखती रहती थी। ना खुद से खा सकती थी, ना कुछ बोल सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह बैठी रहती। उसका माइंड बिल्कुल ठीक था। वो सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ देने जैसा नहीं था।
अविष्का अपनी लाइफ में खुश थी और जिसने उसका बुरा चाहा आज वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। अविष्का ने सिंघानिया फैमिली को कभी माफ नहीं किया। अभिनय और सुमेधा के पास आज अपने 3 बच्चों में से एक भी नहीं था। अंश को उन्होंने पहले ही खो दिया था और उसी के साथ अविष्का को भी। निया का सच पता चलने के बाद वो एकदम से टूट गए थे कि उन्होंने निया की वजह से अपनी इनोसेंट बेटी के साथ इतना गलत किया, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। अविष्का और यक्षित की शादी के साथ जूही और कार्तिक की भी शादी पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से की गई। वक्त के साथ यक्षित के सर पर अविष्का का पागलपन और भी ज्यादा बढ़ता गया और अब वो उसके लिए हद से ज्यादा पजेसिव ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो अविष्का के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था।